ओके, तो लास्ट क्लास में हमने डेडलॉक के बारे में डिस्कस स्टार्ट कर लिया था। तो डेडलॉक हमारे पास में ऑपरेटिंग सिस्टम की एक ऐसी सिचुएशंस होती है जिसमें जो प्रोसेस होते हैं वो रिसोर्स को इस टाइप से होल्ड करके बैठ जाते हैं और वो एक दूसरे रिसोर्स को इस टाइप से होल्ड करते हैं कि उनका जो एग्जीक्यूशन है वो कभी हो ही नहीं पाता। मतलब एक ऐसी सिचुएशन जो अनडिजायरेबल है, जिसके अंदर की प्रोसेस का एग्जीक्यूशन कभी नहीं होगा और सिस्टम जो है वो डेडलॉक की सिचुएशन में रहेगा। ठीक है, और डेडलॉक के अंदर हमने डेडलॉक के जो मेन जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, डेडलॉक के कैरेक्टरिस्टिक्स के रूप में हमने बेसिकली 4 नेसेसरी कंडीशन की बात की थी। डेडलॉक अगर होने के लिए 4 जो नेसेसरी कंडीशन है, उसमें पहली कंडीशन क्या है? म्यूचुअल एक्सक्लूजन। म्यूचुअल एक्सक्लूजन मतलब होता है कि आपके जो रिसोर्स हैं वो क्या होने चाहिए? एटलीस्ट आपके पास वन रिसोर्स नॉन शेयरेबल होना चाहिए। ठीक है, रिसोर्स को हम एक से ज़्यादा प्रोसेस के बीच में शेयर नहीं कर सकेंगे। ठीक है, नॉन शेयरेबल एटलीस्ट वन। फिर कौन सी? नो प्रिमिशन, मतलब कि आप जो रिसोर्स हैं उन रिसोर्स को प्रिम्प्ट करके, फोर्सफुली उनको प्रिम्प्ट करके किसी दूसरे प्रोसेस को लोकेट नहीं कर सकते हो जब उस पर्टिकुलर रिसोर्स को किसी एक प्रोसेस द्वारा एग्जीक्यूट किया जा रहा होता है। ठीक है, फिर थर्ड कंडीशन कौन सी थी? होल्ड एंड वेट। आपके पास में जो प्रोसेस है वो किसी एक रिसोर्स को तो होल्ड करके बैठा है और दूसरे रिसोर्स के लिए वेट कर रहा है। एक रिसोर्स को होल्ड करके बैठा है, दूसरे के लिए क्या कर रहा है? वेट कर रहा है। होल्ड एंड वेट। नेक्स्ट, सर्कुलर वेट। तो आपके पास में जो प्रोसेस और रिसोर्स के बीच में जो ग्राफ बना हुआ है वो इस टाइप से बना हुआ है कि वहाँ पे एक सर्कुलेशन वेट चल रहा है। क्या चल रहा है? सर्कुलेशन वेट चल रहा है। अब देखो, जो 4 आपके पास में डेडलॉक की नेसेसरी कंडीशंस है, इनके रूप में फिर डेडलॉक के रूप में हमने सॉल्यूशंस की बात की थी। तो डेडलॉक के जो सॉल्यूशंस है उसमें हमने सबसे पहले सॉल्यूशन जो बात की थी वो कहते हैं डेडलॉक के प्रिवेंशन की बात की थी। देन प्रिवेंशन, रोकथाम, पहले पता लग रहा है। तो प्रिवेंशन में हम बेसिकली करेंगे क्या कि डेडलॉक की 4 जो नेसेसरी कंडीशन है उन 4 नेसेसरी कंडीशन को हमें एक साथ आकर नहीं होने देना। तो हम क्या करेंगे? उनको प्रिवेंट करने की कोशिश करेंगे, हम उनको रोकथाम करने की कोशिश करेंगे। अब प्रिवेंशन के अंदर हमने डेडलॉक के अंदर प्रिवेंशन की चारों जो कंडीशन थी वो हमने चेक की। उसमें हमने बात की कि हम अलग अलग टाइप से प्रिवेंशन कर सकते हैं चारों नेसेसरी कंडीशन पे। ठीक, फिर नेक्स्ट हमने बात की डेडलॉक अवॉइडेंस की। ना डेडलॉक अवॉइडेंस जो होता है वो आपके बैंकर्स एल्गोरिथम बेस्ड एक क्या होता है? कॉन्सेप्ट होता है। ठीक, और जो डेडलॉक अवॉइडेंस में जो बैंकर्स एल्गोरिथम बेस्ड जो आपका कॉन्सेप्ट होता है उसी में हमने दूसरा सेकंड पार्ट जो हमने देखा था, न्यूमेरिकल पार्ट देखा था, जिसमें बात की थी कि अगर आपका सिस्टम सेफ स्टेट में है तो डेडलॉक नहीं होगा, अनसेफ स्टेट में डेडलॉक होने और नहीं होने के बारे में हमें नहीं पता। बट सेफ स्टेट में तुम गारंटी के साथ कह सकते हैं डेडलॉक नहीं होगा। और उसी सीक्वेंस में हमने बैंकर्स एल्गोरिथम बेस्ड पे जो न्यूमेरिकल एग्जांपल क्वेश्चंस बनता है उसकी बात की थी, जो आपको एक घर से करने के लिए दिया था। तो इसमें आपने सेफ सीक्वेंस निकाल ली। कितनी सेफ सीक्वेंस है? 1 2 3 4। ये सोल्व करवा दिया था, ये भी सोल्व करवा दिया था। ये नहीं करवाया था, ये नहीं करवाया था, ये इससे पहले वाला करवाया था। ये अलग है, इसमें यहाँ पे करंट लोकेशन डिफरेंस है। तो यहाँ पे आपने सेफ, यहाँ पे ये जो क्वेश्चन था इसमें आपको सेफ सीक्वेंस निकाल लेके आनी थी। तो अगर मैं सेफ सीक्वेंस की बात करूँ तो देखो, यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारे पास जो पर्टिकुलर जो हमारे पास में प्रोसेस है, ये हमारे पास प्रोसेस है P1 P2 P3। इन प्रोसेस के लिए हमारे पास जो एक R1 रिसोर्स है उसका 10 इंस्टेंस अवेलेबल है। अब यहाँ पे हमारे पास जो प्रोसेस है P1 प्रोसेस है उसको एग्जीक्यूट होने के लिए R1 के 7 इंस्टेंस चाहिए, P2 को एग्जीक्यूट होने के लिए 5 चाहिए और P3 को एग्जीक्यूट होने के लिए 3 इंस्टेंस चाहिए। ठीक, अब यहाँ पे हमारे पास में करंटली अभी फिलहाल R1 के जो 3 इंस्टेंस है वो P1 के पास है, 2 इंस्टेंस है वो P2 के पास है, 2 इंस्टेंस है वो P3 के पास है। रिमेनिंग नीड की बात करें, रिमेनिंग नीड का जो फॉर्मूला होता है करंट एलोकेशन माइनस करंट, मतलब मैक्सिमम नीड माइनस करंट एलोकेशन। तो मैक्सिमम नीड जो है उसमें से करंट एलोकेशन घटाएंगे तो हमारे पास रिमेनिंग नीड आ जाएगी। तो रिमेनिंग नीड फर्स्ट प्रोसेस कितनी है भाई? 4, सेकंड कितनी है? 3, और थर्ड कितनी है? 1। थर्ड कितनी है? 1। अब देखो, यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट समझना कि यहाँ पे हम अगर बात करें करंट एलोकेशन की बात करें तो अभी आपके R1 के जो 10 इंस्टेंस है उसमें से कितने इंस्टेंस यहाँ पे अलोकेट कर दिए गए? 7 क्या कर दिए गए? अलोकेट कर दिए गए। अभी हमारे पास जो सिचुएशन है जिसमें 7 इंस्टेंस आपके R1 के अलोकेट कर दिए गए। ठीक है, अच्छा, अभी कितने इंस्टेंस बचे हुए? देखो, R1 के कितने इंस्टेंस बचे हुए? R1 के कितने रिमेनिंग है भाई? तो यहाँ पे हमें पता है कि हम बात करेंगे 10 माइनस 7, इसका मतलब 3 इंस्टेंस आपके पास अभी क्या है? रिमेनिंग है, अवेलेबल। अच्छा, अब ये जो 3 इंस्टेंस है इसके बेस पे आप एग्जीक्यूशन कैसे करवा सकते हो? देखो, इसके बेस पे आप एग्जीक्यूशन कैसे करवा सकते हो समझो। देखो, यहाँ पे आपके पास में सेफ सीक्वेंस की बात कर रहा हूँ मैं, तो या तो आप किसको एग्जीक्यूट करवा लो? P2 का देखो, एक तो कंडीशन ये हो जाएगी P2 को एग्जिट कराओ या फिर किसको एग्जिट कराओ? P1 कराओ। ये दोनों ही कंडीशन को साथ साथ लेके चलना। सॉरी, P3 है ना, P3 करो। या तो P2 को एग्जिट करो या किसको करो, फिर P3 को एग्जिट करो। सही बात है। अच्छा, अगर हम देखो, ध्यान रखना, अगर हम P2 को एग्जिट करवाते हैं, P2 को अगर हम एग्जिट करवाते हैं तो यहाँ पे जो करंट एलोकेशन है वो क्या हो जाएंगे? यहाँ पे फ्री हो जाएंगे। ठीक, तो P2 के एग्जीक्यूशन के बाद आफ्टर आफ्टर P2 एग्जीक्यूशन, P2 के एग्जीक्यूशन के बाद
आपके पास में अब आपके पास में R1 के कितने रिसोर्स हो जाएंगे? R1 के कितने इंस्टेंस हो जाएंगे? 3 प्लस 2 कितने हो जाएंगे? 5 कितने हो जाएंगे? 5। अब है ना, यहाँ पे सबसे पहले हमने P2 को एग्जीक्यूट करवाया, P2 को एग्जीक्यूट करवाया। अच्छा ठीक है, ये मैं थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ इसको ना, P3 का सीक्वेंस में नीचे लिख देता हूँ। ठीक, अब हमने P2 एग्जीक्यूट करवाया। P2 एग्जीक्यूट करवाने के बाद में हमारे पास में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है कि हम या तो किसको करवा सकते हैं, P1 को या फिर P3 को, है ना। हम P1 को करवा के फिर P3 को करवा सकते हैं, या फिर हम क्या कर सकते हैं, P2 को एग्जीक्यूट करवा के फिर किसको करवाएं, P3 को करवा के हम P1 करवा सकते हैं। तो P2 के कंडीशन में तो दो शेप सीक्वेंस हो गया आपके पास में, ठीक है। अच्छा P3 के देख लीजिए, P3 के देख, अगर आप P3 एग्जीक्यूट करवा लेते हो आफ्टर आफ्टर P3 एग्जीक्यूशंस, अगर P3 को एग्जीक्यूट करवाते हो तो R1 के कितने इंस्टेंस बच जाएंगे भाई? सेम कंडीशन वही, R1 कितने बच जाएंगे यहाँ पे? 3 प्लस 2 कितना? 5। सेम वही कंडीशन हो जाएगी। P3 करवाओगे तो P3 के बाद किस करवा सकते हो? P3 के बाद आप P1 करवा सकते हो, फिर किस करवा सकते हो? P2 करवा सकते हो। सेम कंडीशन, P3 के बाद आप किस करवा सकते हो? P2 करवा सकते हो, फिर किस करवा सकते हो? P1। तो टोटल शेप सीक्वेंस कितनी है? 4। सबके राइट आंसर आ गए, सबने निकाले। टोटल आपके पास में 4 शेप सीक्वेंस आ जाना चाहिए, ठीक है। तो टोटल यहाँ पे 4 शेप सीक्वेंस अवेलेबल है। और आपसे जनरली शेप सीक्वेंस के कई बार न्यूमेरिकल पूछ लेता है कि कितने शेप सीक्वेंस है, तो 4 शेप सीक्वेंस है, या फिर आपसे शेप सीक्वेंस पूछ लेगा, ये शेप सीक्वेंस है। ये हाईएस्ट लेवल है इसका, एग्जाम में ये हाईएस्ट लेवल का क्वेश्चन है, इससे ज़्यादा लेवल पे क्वेश्चन नहीं बनता इसका, ये मैक्सिमम लेवल है आपके, ठीक है। तो अगर किसी आपने नहीं किया है तो आप नोट डाउन कर लीजिए, एल्स फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करवाता हूँ। P3 P2 P1 भी आपको टोटल से सभी शेप सीक्वेंस बताने थे आपको, लास्ट क्लास के जो क्वेश्चन मैंने दिए थे उसमें सभी शेप सीक्वेंस बताने थे, एक सिंगल नहीं बताना आपको। ये शेप सीक्वेंस आपने नहीं निकाले क्या? निकाल लिए थे ना, सारे निकल गए चारों? दो क्यों निकाले आपने? टोटल पॉसिबिलिटी होती है शेप सीक्वेंस में, तो कंप्लीट पॉसिबिलिटी बात होती है। टोटल कितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है वो सारी आपको बतानी होती है। ओएस का आपका सेकंड टेस्ट भी नेक्स्ट मंडे को हो जाएगा। नेक्स्ट मंडे कब का आ रहा है? नेक्स्ट मंडे कब का पड़ेगा? आज तो ट्यूसडे है ना, तो नेक्स्ट मंडे को ओएस का सेकंड टेस्ट भी हो जाएगा आपका, तो उसमें सारे क्वेश्चन आएंगे सारे। चार तो सब में बनते हैं, ऐसा नहीं होता है अभी, चार सब में नहीं बनते हैं। आपको यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे उसमें अलग अलग शेप सीक्वेंस मिलेंगे। अब देखो आपके पास में 3 प्रोसेस है, तो 3 प्रोसेस के बेस पे मैक्सिमम शेप सीक्वेंस कितने हो सकते हैं? 3 प्रोसेस है, 3 प्रोसेस बेस पे मैक्सिमम शेप सीक्वेंस कितने हो सकते हैं? जैसे नॉर्मली मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, आपके पास में कुछ भी नहीं है, जस्ट आपको ये बताना 3 प्रोसेस बेस में मैक्सिमम शेप सीक्वेंस कितने हो सकते हैं? 3 प्रोसेस के बेस बेस पे मैक्सिमम शेप सीक्वेंस कितने हो सकते हैं? 3 प्रोसेस के बेस पे मैक्सिमम शेप सीक्वेंस कितने हो सकते हैं? P1 P2 P3, 3 प्रोसेस है, कितने हो सकते हैं? पक्का? कितने हो सकते हैं? जैसे P1 P2 P3, फिर P1 P3 P2, फिर उसके बाद क्या? जैसे P1 P2 P3 तो हो गया, ठीक। नेक्स्ट लेके चलो, फिर अगले लेके चलो, फिर अगले लेके चलो, इस टाइप से कितने हो जाएंगे? 6। मैक्सिमम शेप सीक्वेंस कितने होंगे? 3 प्रोसेस के बेस पे। जैसे सबसे पहले P1 का ले लो, फिर P2 का ले लो, P3 का ले लो, इस टाइप से कितने हो जाए टोटल? 9 कैसे हो गए? 9 शेप सीक्वेंस नहीं बना सकते आप, मैक्सिमम 6 शेप सीक्वेंस बना सकते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। देखो अगला क्वेश्चन था, इसमें आपके पास में अब जो एक से ज़्यादा रिसोर्स की बात कर रहे हैं, अब धन एक से ज़्यादा रिसोर्स की अगर बात करें तो यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपको जो सभी रिसोर्स के बारे में बात करना है, ठीक है। तो यहाँ पे करंट लोकेशन है, तो रिमेनिंग नीड निकाल लीजिए। सबसे पहले निकालो रिमेनिंग नीड, सबसे पहले यहाँ पे निकालो रिमेनिंग नीड। रिमेनिंग नीड का फॉर्मूला क्या होता है भाई? मैक्सिमम माइनस करंट अलोकेशन।
है? ये आपको पता है, मैक्सिमम माइनस करंट लोकेशन, ठीक है। अब देखो, मैक्सिमम नीड यहाँ पे ये है, करंट लोकेशन चाहिए, आपको रिमेनिंग नीड निकालनी है, ठीक है। अच्छा, रिमेनिंग नीड भी यहाँ पे आपकी R1 R2 R3 तीनों के लिए बनेगी। R1 के लिए, R2 के लिए, R3 के लिए, ठीक। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोसेस P1 के लिए रिमेनिंग नीड कितनी है भाई? 5 माइनस 4 कितनी? 1। 2 माइनस 3 माइनस 1 2 मतलब 1, और यहाँ पे कितनी? ठीक है। प्रोसेस P2 के लिए 3 माइनस 3 क्या? 0। यहाँ पे कितनी? 3, और यहाँ पे कितनी? 0। और प्रोसेस P3 के लिए 5 0 2। रिमेनिंग नीड निकालने में सिर्फ आपको इतना सा काम करना है, मैक्सिमम नीड में से करंट लोकेशन घटा देना है, ठीक है। मैक्सिमम नीड में इसमें करंट जो लोकेशन मैं घटा रहा हूँ वो कैसे घटा रहा हूँ? तो उसके लिए R1 का जो है, R1 में से मैं क्या कर रहा हूँ? माइनस कर रहा हूँ। जैसे R1 की बात करें तो R1 में कितने? 5 माइनस 4, 3 माइनस 2, 4 माइनस 1, तो 1 1 3। फिर इसी टाइप से सेम कंडीशन P2 के लिए 3 माइनस 3 0, 5 माइनस 2 3, और 2 माइनस 2 0, ठीक। और इस टाइप से यहाँ पे क्या? 7 माइनस 2 5, 2 माइनस 2 0, और 3 माइनस 1 2, ठीक। अच्छा, उसके बाद में नेक्स्ट बात करें, अब देखो यहाँ पे करंट अलोकेशन है, करंट अलोकेशन के बाद में अब कितने कितने रिसोर्स आपके अवेलेबल है? अवेलेबल रिसोर्स की बात करो यहाँ पे, अवेलेबल की बात करो यहाँ पे, बताओ भी यहाँ पे टोटल देखो, टोटल अभी कितने अलोकेट है? 4 और 3 7 और 2 9। इसमें कितने अलोकेट है? 6। इसमें कितने कितने अलोकेट है? 4। अच्छा, अब आपके रिमेनिंग अवेलेबल कितने हैं? अवेलेबल की बात कर, अवेलेबल कितने हैं भाई? देखो अवेलेबल, इसके 10 में से 9 अलोकेट है, अवेलेबल कितने हैं? एक अवेलेबल है। इसका अवेलेबल कितने हैं भाई? एक अवेलेबल है। और इसके अवेलेबल कितने हैं? कितना अवेलेबल है? एक अवेलेबल है। अब ये बताओ कौन सी रिक्वेस्ट सेटिस्फाई कर सकते हो? अवेलेबल जो आपके पास रिसोर्स है, इनसे कौन सी रिक्वेस्ट को आप सेटिस्फाई कर सकते हो? ये रिसोर्स अवेलेबल है, ये अवेलेबल है अभी आपके पास। इससे कौन सी आप रिक्वेस्ट को सेटिस्फाई कर सकते हो? इससे क्या कोई रिक्वेस्ट आप सेटिस्फाई कर सकते हो? यहाँ पे किसी एक प्रोसेस का एग्जीक्यूशन करवा सकते हो? देखो, पहला जो प्रोसेस है ना, पहला प्रोसेस है उसको R1 का एक इंस्टेंस, R2 का एक इंस्टेंस, R3 का 3 इंस्टेंस चाहिए एग्जीक्यूट होने के लिए। P2 प्रोसेस की बात करें तो R1 का 0 इंस्टेंस, R2 के 3 इंस्टेंस, R3 के 0 इंस्टेंस चाहिए एग्जीक्यूट होने के लिए। P3 की बात करें तो इसके R1 के 5 इंस्टेंस, R2 के 0 इंस्टेंस, R3 के 2 इंस्टेंस चाहिए एग्जीक्यूट होने के लिए। क्या इस टाइप की अवेलेबिलिटी यहाँ पे है? नहीं है, तो इसका मतलब अनसेफ स्टेट। तो यहाँ पे हम बात करेंगे, किसी भी प्रोसेस का एग्जीक्यूशन नहीं करवाया जा सकता, किसी भी प्रोसेस का एग्जीक्यूशन नहीं करवाया जा सकता किसी भी प्रोसेस का एग्जीक्यूशन नहीं करवाया जा सकता है, और साथ में क्या लिख देंगे? अनसेफ स्टेट, अनसेफ स्टेट, साथ में क्या लिख दिया यहाँ पे? अनसेफ स्टेट। ठीक है, तो ये बेसिक सा एक कॉन्सेप्ट होता है, जिस बेसिक कॉन्सेप्ट में हमें जस्ट इतना सा काम करना होता है कि हमें सेफ या अनसेफ स्टेट पे चेक करना होता है। हाँ जी, बताओ। ठीक है, बता देता हूँ। देखो, यहाँ पे अगर बात करें, एक क्वेश्चन और लेता हूँ, इसी के बेस पे एक क्वेश्चन और लेता हूँ ना, एक क्वेश्चन और लेता हूँ, एक बार नोट डाउन कर लीजिए, फिर एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ इस बेस पे। एक क्वेश्चन और कर लेता हूँ, देखो यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो इसमें ना क्वेश्चन में थोड़ा सा एक वैल्यू चेंज करो, छोटी सी वैल्यू चेंज करो, उसको मैं क्या कर रहा हूँ? 2 कर रहा हूँ, ठीक है। सिर्फ इतनी सी वैल्यू चेंज कर रहा हूँ, और क्वेश्चन चेक करें।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। सेम ही कॉन्सेप्ट पे दूसरा क्वेश्चन करवा रहा हूँ। ओके देखो, वापस बता रहा हूँ, सेम कॉन्सेप्ट दूसरा क्वेश्चन करवा रहा हूँ। देखो, जो पहले वाला क्वेश्चन है और दूसरे वाला क्वेश्चन है, इसमें मैंने वैल्यू चेंज की है। ठीक है, अब सबसे पहले आपको क्वेश्चंस में ये सारा पोर्शन मिलेगा। जनरली क्वेश्चंस में आपको ये सारा पोर्शन आपको गिवन होता है। ठीक, अब देखो, आप समझो, रिमेनिंग नीड निकालने के लिए आपको मैक्सिमम नीड माइनस करंट एलोकेशन करना है। मैक्सिमम नीड कितनी है? देखो, P1 प्रोसेस के लिए R1 की 5, R2 की 3, R3 की 2। करंट एलोकेशन कितना है? 4 2 1। रिमेनिंग नीड कितनी है? 5 माइनस 4 कितनी? 1। 3 माइनस 2 कितनी? 2 माइनस 1 कितनी? 1। इसकी रिमेनिंग नीड देखो, 3 माइनस 3 कितनी? 0। 3 कितनी? 0। 5 0 और 2। ठीक है, ये आपकी क्या हो गई? रिमेनिंग नीड हो गई। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई डाउट? यहाँ तक कोई इश्यू? ठीक है, यहाँ तक आपका क्वेश्चन आपका सही है। उसके बाद में हम बात करेंगे अवेलेबल रिसोर्स की। हम बात करेंगे इसकी अवेलेबल की बात करेंगे। हम यहाँ पे अवेलेबल बात करेंगे कि कितने इंस्टेंस आपके अवेलेबल है रिसोर्स के। तो देखो, अभी कितने इंस्टेंस ऑलरेडी आपने दे रखे हैं। देखो, 4 3 7 और 2 9। 9 इंस्टेंस R1 के ऑलरेडी आपने दे रखे हैं प्रोसेस को। R2 के 6 इंस्टेंस ऑलरेडी आपने दे रखे हैं, और R3 के 4 इंस्टेंस आपने ऑलरेडी दे रखे हैं। ये इंस्टेंस आपने R1 के आपके पास में 10 इंस्टेंस है, R2 के आपके पास में 7 इंस्टेंस है, R3 के आपके पास में 5 इंस्टेंस है। ये इंस्टेंस आपके पास में है, जिसमें से आपने R1 के 9 इंस्टेंस ऑलरेडी दे रखे हैं, R2 के 6 इंस्टेंस ऑलरेडी दे रखे हैं, R3 के 4 इंस्टेंस ऑलरेडी दे रखे हैं। अब अवेलेबल कितने हैं? 10 माइनस 9 कितने अवेलेबल है? देखो अवेलेबल, देखो 10 माइनस 9 कितने हैं? 1 अवेलेबल है। 7 माइनस 6 कितने अवेलेबल है? 1 अवेलेबल है। और 5 माइनस 4 कितने अवेलेबल है? 1 अवेलेबल है। ये आपके पास में अवेलेबल, ये आपके पास में अवेलेबल है। ये क्या है? अवेलेबल है। ठीक है, अच्छा, इन अवेलेबल रिसोर्स से क्या आप किसी प्रोसेस का एग्जीक्यूशन करवा सकते हो? अब देखो, अब चेक करो कि क्या कोई ऐसा प्रोसेस है जिसको जिसको इन रिसोर्स के बेस पे एग्जीक्यूट करवाया जा सके। देखो, एक प्रोसेस है P1 जिसमें R1 का 1 चाहिए, R2 का 1 चाहिए, R3 का 1 चाहिए। एक प्रोसेस P1 है जिसको हम एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। तो सबसे पहले P1 को क्या करवाओ? एग्जीक्यूट करवा दो। तो उसमें P1 क्या करवाओ? एग्जीक्यूट करवा दो, है ना। यहाँ पे सेफ सीक्वेंस में लिख देता हूँ, सेफ सीक्वेंस साथ साथ लिखते जाता हूँ। सबसे पहले एग्जीक्यूट किसको करवाया? P1 को एग्जीक्यूट करवाया। ठीक है, P1 का एग्जीक्यूशन हो गया। अच्छा, P1 का एग्जीक्यूशन करवाने के बाद में जो P1 के जो रिसोर्स ऑलरेडी आपने काम में ले रखे, जो P1 के रिसोर्स है ना, P1 के जितने भी आपने रिसोर्स काम में ले रखे हैं उन सबको रिलीज करोगे। ठीक, तो यहाँ पे लिखता हूँ आफ्टर आफ्टर P1 एग्जीक्यूशन। आफ्टर P1 एग्जीक्यूशन अब आपके पास में अवेलेबल कितने हैं? अब अवेलेबल कितने हैं भाई? देखो, अवेलेबल अब कितने हैं? इसमें प्लस क्या कर दो? 4 कर दो। इसमें प्लस क्या कर दो? 2 कर दो। इसमें प्लस क्या कर दो? 1 कर दो। अवेलेबल कितने हो जाएंगे आपके पास में? 5 3 और अब आपके पास में 5 3 और 2 रिसोर्स अवेलेबल है। कितने रिसोर्स अवेलेबल है? 5 3 और 2 रिसोर्स अवेलेबल है। अच्छा, अब आप यहाँ पे किसको एग्जीक्यूट करवा सकते हो, है ना। अब आप यहाँ पे चाहो तो P2 करवा लो, चाहे P3 करवा लो। तो आपके पास में एक तो कॉम्बिनेशन ये बन जाएगा कि आप P1 के बाद P2 एग्जीक्यूट करवा लो, फिर किस करवा लो? P3 करवा लो। एक क्या बन जाएगा? P1 के बाद आप किस करवा सकते हो? P3 करवा लो, और फिर किस करवा लो? P2 करवा लो। ठीक है, दोनों ही केस में आपके पास एग्जीक्यूशन हो जाएगा। जैसे हमने यहाँ पे अवेलेबल रिसोर्स की बात की, तो देखो यहाँ पे 0 चाहिए, यहाँ पे 3 चाहिए, यहाँ पे 0 चाहिए। तो देखो, इसका 5 है, 3 है, 2 है, तो कोई दिक्कत नहीं, ये भी एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसके बाद आप चाहो तो P2 करवा लो, ये भी एग्जीक्यूट हो जाएगा। और उसके बाद आपके पास में ये भी एग्जीक्यूट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे हमारे पास में जो ये पर्टिकुलर जो सिस्टम है, ये क्या है? सेफ स्टेट में है। ठीक है, ये हम कह सकते हैं सिस्टम सेफ स्टेट में प्रेजेंट है। सेफ स्टेट में प्रेजेंट है। ठीक है भाई, सिस्टम आपके सेफ स्टेट में क्या है? प्रेजेंट है। अच्छा, उसके बाद में सेफ स्टेट प्रेजेंट होने के बाद में नेक्स्ट आपसे पूछेगा सेफ सीक्वेंस। क्या पूछेगा? सेफ सीक्वेंस। इसमें भाई सेफ सीक्वेंस कौन कौन से? सेफ सीक्वेंस बताओ कौन कौन सेफ सीक्वेंस है? देखो, एक तो है कौन सा? P1 P2 P3, पहला सेफ सीक्वेंस। दूसरा कौन सा है?
P1, P3 और P2, बस ये ध्यान रखना है आपको, है ना? इस टाइप से आपको क्वेश्चंस में ये सारी चीज़ें पूछ सकता है आपसे। नोट डाउन कर लीजिए एक बार। बोर्ड पे देख के नोट डाउन मत करो आप, सेल्फ खुद से करो, जस्ट इतना डेटा नोट डाउन करो, फिर उसके बाद खुद से सोल्व करो आप। एक बार डेटा नोट डाउन करने के बाद में सेल्फ से ट्राई कर लिया करो, जिससे कि आपको साथ के साथ पता लग जाए कि मैंने क्या किया है। पहले वाले क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में जस्ट इतना सा अंतर है कि यहाँ पे मैंने जो आपके पास में R3 के जो यहाँ पे जो इंस्टेंस थे, मैक्सिमम जो नीड थी R3 की, वो यहाँ पहले 4 थी, मैंने यहाँ पे 2 कर दी, बस इतना डिफरेंस। इसके अलावा मैंने कोई भी चेंज नहीं किया, सेम क्वेश्चन था। बट पहले वाला जो क्वेश्चन था वो अनसेफ स्टेट में था, और सेकंड वाला क्वेश्चन आपके सेफ स्टेट में है, और यहाँ पे सेफ सीक्वेंस आपके पास में अवेलेबल भी है। सेफ स्टेट और सेफ स्टेट के साथ सेफ सीक्वेंस अवेलेबल आपके पास। ओके डन, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, हमारे पास में नेक्स्ट जो हमारे पास डेडलॉक का जो सॉल्यूशन है, वो नेक्स्ट सॉल्यूशन है डेडलॉक डिटेक्शन एंड रिकवरी सॉल्यूशन है, ठीक है। तो ना ज़्यादातर हमारे पास में जो एग्जाम में जो क्वेश्चन बनता है वो डेडलॉक प्रिवेंशन से और डेडलॉक अवॉइडेंस से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनता है, जिसमें डेडलॉक अवॉइडेंस से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछ जाता है आपके एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट जो टेक्निक है जिसमें हम बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, नेक्स्ट टेक्निक बात करेंगे, हमारे पास में थर्ड टेक्निक है, इस बात करेंगे डेडलॉक डेडलॉक डिटेक्शंस डेडलॉक डिटेक्शंस एंड रिकवरी, ठीक है। अब यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट समझना, ये जो पर्टिकुलर जो सॉल्यूशंस है, ये कहता है कि सबसे पहले सिस्टम में डेडलॉक अगर होने दो, ये कहता है कि सबसे पहले सिस्टम में डेडलॉक अगर होने दो, उसके बाद में हम उस डेडलॉक से रिकवरी करेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब है सॉल्यूशन क्या करेगा, डेडलॉक अगर होने के बाद रिकवरी की बात करेगा, ठीक है। लिख लीजिए, सिस्टम में डेडलॉक अगर होने के बाद, सिस्टम में डेडलॉक अगर होने के बाद रिकवरी की जाती है। ये सॉल्यूशन कहते हैं कि सिस्टम में पहले डेडलॉक अगर होना तो उसके बाद में रिकवरी करेंगे। अच्छा, अब इसमें देखो, इसमें इस सॉल्यूशन में करते क्या है, देखो डेडलॉक रिकवरी कैसे करते हैं। डेडलॉक होने के बाद में हमें पता लग गया सिस्टम के अंदर क्या हो चुका है, डेडलॉक हो चुका है। तो डेडलॉक होने के बाद में डेडलॉक क्या हुआ, डिटेक्शन हुआ, डेडलॉक डिटेक्शन देन क्या हुई, देन रिकवरी हुई, ठीक है, देन रिकवरी हुई। अच्छा, अब देखो यहाँ पे करेंगे कैसे, सबसे पहले मान के चलो डेडलॉक अगर हो चुका है, हमें पता लग गया, तो एक काम करो, जितने भी प्रोसेस डेडलॉक में इन्वॉल्व है ना, सब प्रोसेस क्या कर दो, किल कर दो। क्या कर दो, किल, सभी प्रोसेस को किल कर दो, हटा दो, है ना। किल ऑल किल ऑल प्रोसेस प्रेजेंट इन डेडलॉक,
प्रेजेंट इन डेडलॉक। डेडलॉक में प्रेजेंट सभी प्रोसेस क्या कर दो, किल कर दो। बट यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि जब आप डेडलॉक में प्रेजेंट सभी प्रोसेस को किल करते हो तो मे बी सिस्टम आपका रीस्टार्ट हो जाए। मे बी सिस्टम आप क्या हो जाए, रीस्टार्ट, क्योंकि ऐसे प्रोसेस भी डेडलॉक में इन्वॉल्व हो सकते हैं जो सिस्टम को संचालित कर रहे हैं और उसमें डेडलॉक हो चुका है तो सिस्टम आपका रीस्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, उन सिस्टम उन प्रोसेस को किल कर रहे हो। ठीक। अच्छा, एक तो सॉल्यूशन ये है जिसमें आपका क्या होगा कि आपको डेडलॉक से आपको एक साथ रिकवरी मिल जाएगी। डेडलॉक क्या होगा, एक साथ आपको डेडलॉक से रिकवरी मिल जाएगी, क्योंकि आपने क्या कर दिया, डेडलॉक के सभी प्रोसेस को एक साथ क्या कर दिया, किल कर दिया। लेकिन ये अच्छा तरीका नहीं माना जाता। क्यों? क्योंकि सारे के सारे जो प्रोसेस है ना उनकी वजह से डेडलॉक नहीं हो रहा, सभी प्रोसेस के कारण डेडलॉक नहीं हो रहा। मे बी आपके डेडलॉक के अंदर 50 प्रोसेस इन्वॉल्व कर रहे हैं, उसमें से एक प्रोसेस ऐसा है जिसकी वजह से डेडलॉक हो रहा है, अगर उस एक को किल कर दो तब भी आपका डेडलॉक से रिकवरी हो जाए। तो इसकी बजाय फिर हम नेक्स्ट बात क्या करते हैं, किल वन आफ्टर अनदर, किल वन आफ्टर अनदर। मतलब इसमें क्या करो, एक प्रोसेस को किल करके देखो डेडलॉक रिकवरी मिली या नहीं मिली, फिर दूसरे करो डेडलॉक रिकवरी मिली या नहीं मिली, फिर तीसरे करो, मतलब एक एक करके प्रोसेस क्या पे क्या करो, किल करो वन आफ्टर अनदर। ठीक है, एक एक प्रोसेस किल करना स्टार्ट करो। अच्छा, ये तो प्रोसेस की किलिंग की बात होगी। थर्ड हम बात करते हैं डेडलॉक रिकवरी के लिए, रिसोर्स को क्या कर दो, शेयरेबल बना दो। रिसोर्स को प्रिम्प्ट कर दिया जाता है, और रिसोर्स को आपने प्रिम्प्ट कर दिया, इसका मतलब क्या, रिसोर्स को शेयरेबल बना दिया जाता है। रिसोर्स को शेयरेबल बना दिया जाता है। आपने क्या किया, आपने जो रिसोर्स है उनको शेयरेबल बना दिया, जिससे क्या होगा कि मल्टीपल प्रोसेस उन रिसोर्स को काम में लेना स्टार्ट कर देंगे। इससे भी एक रिकवरी का सॉल्यूशन निकलता है। इससे क्या निकलता है, रिकवरी का एक सॉल्यूशन निकलता है। ठीक है, तो इस टाइप से यहाँ पे हमारे पास में एक कॉन्सेप्ट है जिसमें हम डेडलॉक के डिटेक्शन और रिकवरी की बात करते हैं। तो डेडलॉक डिटेक्शन रिकवरी के अंदर बेसिकली ये जो आपके पास मैंने जो सॉल्यूशन लिखा है, इसके अलावा भी 2-4 सॉल्यूशन और होते हैं जो इतने इम्पैक्टिव नहीं होते, बट हाँ इस टाइप से हम क्या करते हैं, रिकवरी करते हैं। अब रिकवरी के मैंने टाइप्स लिखा है, इस टाइप से आप रिकवरी कर सकते हो डेडलॉक होने के बाद में। ठीक है, तो आपका डिटेक्शन और क्या है, रिकवरी मैकेनिज्म है। उसके बाद में नेक्स्ट जो मैकेनिज्म आता है उसको बोलते हैं डेडलॉक इग्नोरेंस। इसकी बात करते हैं, डेडलॉक इग्नोरेंस की बात करते हैं। देखो, डेडलॉक इग्नोरेंस ये कहते हैं कि आप डेडलॉक को बाढ़ में जाने दो, है ना, कोई मतलब नहीं है, डेडलॉक हो गया तो हो गया, छोड़ो, आप ज़्यादा इससे पंगा मत पालो। डेडलॉक हो गया तो सिस्टम क्या हो जाएगा, रिस्टार्ट हो जाएगा, उस पर ज़्यादा काम मत करो। ठीक है, तो डेडलॉक इग्नोरेंस मतलब डेडलॉक जो होता है होने के बाद में उसको जस्ट इग्नोर कर दिया जाता है, और मोस्टली ऑपरेटिंग सिस्टम इसी सिद्धांत पे कार्य करते हैं। ज़्यादातर ऑपरेटिंग सिस्टम इसी सिद्धांत पे कार्य करते हैं, तो नोट डाउन कर लीजिए। सिस्टम में सिस्टम में होने वाले डेडलॉक को सिस्टम में होने वाले डेडलॉक को इग्नोर कर दिया जाता है। तो यहाँ पे आप क्या करते हो, आप सिस्टम में होने वाले डेडलॉक क्या कर देते हो, इग्नोर कर देते हो। ठीक। अच्छा, सेकंड, ज़्यादातर ऑपरेटिंग सिस्टम डेडलॉक इग्नोरेंस पर कार्य करते हैं। ज़्यादातर ऑपरेटिंग सिस्टम डेडलॉक इग्नोरेंस पर कार्य करते हैं। फिर ज़्यादातर ऑपरेटिंग सिस्टम डेडलॉक इग्नोरेंस पर कार्य क्यों करते हैं, इसके पीछे रीजन क्या है, क्योंकि सिस्टम में डेडलॉक बहुत रेयर चांस में कर होता है। ठीक है, तो इसका रीजन लिख लीजिए, क्योंकि
सिस्टम में डेडलॉक रेयर अकर होता है। डेडलॉक बहुत रेयर चांस में अकर होता है, इसलिए ज़्यादातर ऑपरेटिंग सिस्टम डेडलॉक इग्नोरेंस पे कार्य करते हैं। और डेडलॉक इग्नोरेंस के कार्य के बजाय अगर वो डेडलॉक की सॉल्यूशंस की बात करते हैं तो फिर वो एक्स्ट्रा बर्डन होता है। डेडलॉक सॉल्यूशन इसलिए नहीं देते क्योंकि एक्स्ट्रा क्या हो जाता है, बर्डन हो जाता है, इसलिए डेडलॉक सॉल्यूशन नहीं देते ज़्यादातर ऑपरेटिंग सिस्टम्स। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो आपके पास में जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम्स होता है, आपका जो विंडोज जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, विंडोज जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, यूनिक्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, तो आपको प्रैक्टिकली आपका डेडलॉक इग्नोरेंस पे कार्य करता है। यहाँ पे प्रैक्टिकली डेडलॉक इग्नोरेंस पे कार्य किया जाता है विंडोज के द्वारा, यूनिक्स के द्वारा। ठीक है, ये आपको पॉइंट ध्यान रखना है। ओके, डन। ठीक है, यहाँ पे आपके पास में जो मेमोरी सॉरी जो आपके प्रोसेस मैनेजमेंट का पार्ट है वो आपका कंप्लीट होता है। ठीक है, तो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में हमारा जो एक जो मेजर पार्ट है वो एक मेजर पार्ट कंप्लीट हो चुका है जिसमें हमने प्रोसेस मैनेजमेंट की बात की है। नेक्स्ट जो ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट आता है वो आता है मेमोरी मैनेजमेंट। ठीक है, अब देखो बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम्स की बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम्स के अंदर हम दो पार्ट पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। एक तो प्रोसेस मैनेजमेंट, एक मेमोरी मैनेजमेंट। इसके अलावा और भी पार्ट होता है ऑपरेटिंग सिस्टम के, बट इन पार्ट पे ज़्यादा फोकस इसलिए किया जाता है कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट माने जाते हैं। ठीक, अच्छा प्रोसेस मैनेजमेंट की अगर बात करें तो बेसिकली प्रोसेस मैनेजमेंट में अभी तक हमने जो स्टडी किया है उसमें हमने ये जाना है कि जो हमारे पास में ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, और वो सिस्टम सॉफ्टवेयर हमें एक ऐसा एनवायरनमेंट देता है जिससे कि यूजर अपने प्रोग्राम को संचालित कर सके। भाई आपके पास में आज के दिन आपके पास में आपके हाथ में जो मोबाइल फ़ोन है, उस मोबाइल फ़ोन में जितनी भी जो एप्लीकेशन है, वो एप्लीकेशन इस कारणवश आप रन कर पा रहे हो क्योंकि आपके मोबाइल फ़ोन में एक ऑपरेटिंग सिस्टम ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। और उस ऑपरेटिंग सिस्टम्स के रूप में आप किसकी बात करते हो? आप जनरली एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम को सबसे ज़्यादा काम में लेते हो। तो आपके मोबाइल फ़ोन में एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम ऑलरेडी पहले से प्रेज़ेंट है, और उसके ऊपर आपके मोबाइल फ़ोन में जितनी भी एप्लीकेशंस है वो रन कर रही है। अब जब कोई भी एप्लीकेशन रन करने की बात करते हैं तो उस टाइम पे ऑपरेटिंग सिस्टम किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशंस को, किसी पर्टिकुलर प्रोग्राम को किस टाइप से कैसे एग्जीक्यूट करवाता है, ये सारा का सारा हम प्रोसेस मैनेजमेंट में पढ़ते हैं। अब हमने प्रोसेस मैनेजमेंट में जितना पार्ट हमने स्टडी किया ना, इस पार्ट का जो हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन है, अभी तक प्रोसेस मैनेजमेंट में हमने सिर्फ और सिर्फ सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशंस को पढ़ाई की है। अब जो ये हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन है ना, कि रियल में आपकी एप्लीकेशन, रियल में आपका जो प्रोग्राम है वो हार्डवेयर पे जाके कैसे एग्जीक्यूट होता है, वो हम स्टडी करेंगे कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर में। उसमें फिर हम हर एक पार्ट को बहुत डेप्थ तक देखेंगे कि आपके पास में जो हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन रूप में आपके पास में जो सीपीयू है, सीपीयू के अंदर जो इंटरनली जो आपके पास में रजिस्टर्ड है, उन पे रियल में आपके पास में जो प्रोग्राम हो कैसे एग्जीक्यूट करवाया जाता है, वो हम सेपरेट किस्म पढ़ते हैं, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर पढ़ते हैं। अभी हमने प्रोसेस मैनेजमेंट में सबसे पहले हमने बात की कि प्रोसेस होता क्या है। अगर प्रोसेस की बात करें तो भाई प्रोसेस हमारे पास में जो रनिंग प्रोग्राम है उसी को हम प्रोसेस कहते हैं। मतलब कि हम प्रोग्राम को परमानेंटली स्टोर रखते हैं सेकेंडरी मेमोरी में, क्योंकि सेकेंडरी मेमोरी हमारी परमानेंट मेमोरी होती है जहाँ पे प्रोग्राम को परमानेंटली स्टोर किया जाता है। लेकिन जब प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन की बारी आती है तो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कभी भी सेकेंडरी मेमोरी से डायरेक्टली नहीं होता। इसके पीछे का रीजन्स भी मैं बता चुका हूँ, और भी इस चीज़ को हम डेप्थ से पढ़ेंगे मेमोरी मैनेजमेंट में। तो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले प्रोग्राम को सेकेंडरी मेमोरीज कहाँ पे लेके आते हैं, मेन मेमोरी में लेके आते हैं। और मेन मेमोरी में लाने के बाद में हम उस प्रोग्राम को सीपीयू के पास भेजते हैं उसके एग्जीक्यूशन के लिए। और इसी सीक्वेंस में हमने प्रोसेस के लाइफ साइकिल मॉडल की बात की। अब जो प्रोसेस के लाइफ साइकिल मॉडल जो हमने स्टडी किया था तो उसमें प्रोसेस लाइफ साइकिल मॉडल में जितनी भी स्टेप्स थी वो सारी स्टेट हमने स्टडी की। उसके बाद में हमने कुछ शेड्यूलर्स वगैरह की बात की। उसके बाद में हमने बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट रूप में जैसे डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्राम हो गया, थ्रेसिंग्स हो गया, इन कॉन्सेप्ट बात की। हमने कर्नल्स की बात की, हमने एक्स्ट्रा पार्ट्स की बात की। नेक्स्ट हमने बात की कि हमारे पास में जब भी कोई प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट करने की बात करते हैं तो आपके पास में रैम के अंदर तो बहुत सारे प्रोग्राम मौजूद हो सकते हैं। बहुत सारे प्रोग्राम में से किस प्रोग्राम को हमें एग्जीक्यूट करवाना है, इसके लिए हम सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम की हेल्प लेते हैं। और सीपीयू शेड्यूलिंग जो एल्गोरिथम होता है वो हमें शॉर्ट टर्म शेड्यूलर हमें परफॉर्म कर देता है। तो सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम हमने डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम हमने स्टडी की। और सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में हर एक शेड्यूलिंग एल्गोरिथम बेस पे हमने न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी सोल्व किए, क्योंकि एग्जाम में आपके शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में न्यूमेरिकल क्वेश्चंस का चांस ज़्यादा होता है। फिर उसके बाद में हमने नेक्स्ट बात की कि हमारे पास में एक सिचुएशन है स्टारवेशंस की। कौन सी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम स्टारवेशन हो सकती है, कौन सी नहीं हो सकती, वो सारे कॉन्सेप्ट देखे। एजिंग का कॉन्सेप्ट देखा।
फिर उस पार्ट के बाद हमने नेक्स्ट पार्ट में मूव ऑन किया प्रोसेस के सिंक्रोनाइजेशन के ऊपर। प्रोसेस के सिंक्रोनाइजेशन में हमने बेसिकली बात की कि प्रोसेस हमारे पास में 2 टाइप के हो सकते हैं। एक तो होता है कोऑपरेटिव प्रोसेस, एक होता है इंडिपेंडेंट प्रोसेस। इंडिपेंडेंट प्रोसेस में कभी कोई इश्यू होता ही नहीं है, क्योंकि इंडिपेंडेंट प्रोसेस अलग-अलग डेटा रिसोर्स पे काम कर रहे होते हैं। अलग-अलग डेटा ऑब्जेक्ट्स पे अगर कोई प्रोसेस आपके काम कर रहे हैं, तो हमें कोई इश्यू नहीं है, आराम से वो अपनी वर्किंग कर सकते हैं। लेकिन जब 2 या 2 से ज़्यादा प्रोसेस किसी एक शेयर्ड डेटा ऑब्जेक्ट वेरिएबल्स पे काम करते हैं, वर्क करते हैं, तो उस टाइम पे उन प्रोसेस के बीच में सिंक्रोनाइजेशंस कायम करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम सिंक्रोनाइजेशन कायम नहीं करेंगे तो रेस कंडीशन अकर हो जाएगी, डेटा इनकंसिस्टेंसी आ जाएगी, रेस कंडीशन हो जाएगी। तो उसके लिए हमने सिंक्रोनाइजेशन पढ़ना स्टार्ट किया, जिसमें हमने बात की कि हमारे पास में एक क्रिटिकल सेशंस होते हैं, जहाँ पे शेयर्ड रिसोर्स को रखा जाता है, फिर रेस कंडीशंस की बात की। फिर प्रोसेस के सिंक्रोनाइजेशंस के लिए जो आपके पास में 3 इंपॉर्टेंट जो कंडीशंस उसकी बात की, म्यूचुअल एक्सक्लूजन की बात की, प्रोग्रेस की बात की, बाउंडेड वेटिंग की बात की। वो सारे पार्ट हमने स्टडी कर लिए। उनमें हमने प्रोसेस का सिंक्रोनाइजेशन हमने प्रॉपर्ली अच्छे से समझा। उसके बाद हम प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन के लिए हमने सॉल्यूशंस की बात की। तो प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन के लिए सॉल्यूशंस हमें किस-किस टाइप से मिलते हैं, जिसमें हमने सबसे मेन इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन जो हमने ऑपरेटिंग सिस्टम्स के सॉल्यूशन की बात की, और ऑपरेटिंग सिस्टम का जो सॉल्यूशन होता है उसको हम बोलते हैं सीमाफोर। सीमाफोर में हमने बाइनरी और काउंटिंग सीमाफोर दोनों टाइप के सीमाफोर पे हमने बात की, और काउंटिंग सीमाफोर पे जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बनता है उसकी भी हमने बात की। वो सारा पार्ट हमने कंप्लीट किया। उसके बाद में नेक्स्ट हमने बात की किसकी, डेडलॉक के बारे में। ऑपरेटिंग सिस्टम्स की हमने एक ऐसे सिचुएशंस की बात की जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम के जो प्रोसेस होते हैं वो इस टाइप से एक दूसरे के रिसोर्स को होल्ड करवाते हैं कि वो कभी एग्जीक्यूट हो ही नहीं पाते। डेडलॉक की बात की। फिर डेडलॉक के अंदर 4 जो नेसेसरी कंडीशंस हैं, 4 जो हमारे पास डेडलॉक की करेक्टरिस्टिक्स है, विशेषताएं, उसकी बात की, जिसमें हमने बात की म्यूचुअल एक्सक्लूजन, नो प्रिम्पशन, होल्ड एंड वेट, सर्कुलर वेट। फिर उसके बाद हमने नेक्स्ट बात की कि हमारे पास में जो डेडलॉक अगर हो चुका है या डेडलॉक अगर होने वाला है, तो उस टाइप से हम किस टाइप से डेडलॉक का सॉल्यूशन देख सकते हैं। तो डेडलॉक के सॉल्यूशंस के रूप में हमने 4 टाइप के सॉल्यूशन की बात की। डेडलॉक के प्रिवेंशन की बात की, डेडलॉक के एविडेंस की बात की, डेडलॉक डिटेक्शन रिकवरी की बात की, और साथ में डेडलॉक के इग्नोरेंस की बात की। यहाँ तक हमने ये सारा पार्ट हमने स्टडी कर लिया। ठीक है? इस पार्ट में मेरे हिसाब से आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, और फिर भी बाई चांस मान चलो आप पहली बार ही सब्जेक्ट स्टडी कर रहे हो और फिर भी आपको थोड़ा बहुत इस पार्ट में अगर डाउट है, तो आपको करना इतना सा है कि आपको जो अपनी क्लास है उनको वापस से रिवाइज़ करना है। सभी स्टूडेंट्स अपने प्रॉपर्ली नोट्स बना रहे हैं, तो आपको इतना सा काम करना होता है कि आप अपने नोट्स को प्रॉपर्ली वापस से रिवाइज़ कर लिया करो। ठीक? जैसे अभी मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, अच्छी वाली ट्रिक, एग्ज़ाम ओरिएंटेड ट्रिक बताता हूँ। अभी आपने मेरे सामने एक सब्जेक्ट्स को स्टडी किया, और मैंने अभी आपके सामने जस्ट 5 मिनट के ड्यूरेशंस के अंदर मैंने पूरे के पूरे सब्जेक्ट को जो अभी तक मैंने स्टडी करवाया, उसको मैंने आपसे रिकॉल करवाया। ठीक? अब जो मैं आपसे रिकॉल करवा रहा हूँ, उस टाइम पे आपने एक चीज़ फ़ोकस की कि मैंने स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को मैंने वापस से आपके सामने रिकॉल किया। ये कॉन्सेप्ट आप भी अपनाया करो। आप क्या किया करो, रात में सोने से पहले आप एटलीस्ट आधे घंटे पहले अपने मोबाइल फ़ोन को साइड रख दिया करो। ठीक है? जब तक आपकी जॉब नहीं लग जाए तब तक कर लो, उसके बाद आराम से मोबाइल फ़ोन चला लेना, कोई दिक्कत नहीं। एटलीस्ट आधे घंटे पहले मोबाइल फ़ोन को साइड में रखो। सोने से पहले आपको इतना सा काम करना है, आँखें बंद करके, और आपको जो सब्जेक्ट आप स्टडी कर रहे हो, उस सब्जेक्ट को स्टार्टिंग से लेके जितना आपने पढ़ लिया उसको वापस से आपको रिकॉल करना है। जब आप स्टार्टिंग से लेके वापस से रिकॉल करना स्टार्ट करोगे ना, तो आपके सामने क्या होगा कि कुछ कुछ पॉइंट्स आपके आँखों के सामने नहीं आ पाएँगे। मतलब कुछ इमेज आपके धुंधली-धुंधली इमेज रहेगी, कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स को आप वापस से रिकॉल नहीं कर पाओगे, कुछ पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी को आप वापस से रिकॉल नहीं कर पाओगे। उससे ये क्लियर हो जाएगा कि अभी तक इस पर्टिकुलर टॉपिक्स को आपको अच्छे से डेप्थ तक पढ़ने की रिक्वायरमेंट है। तो आप क्या करना, रिकॉल करना, स्टार्टिंग से लेके सारा सब्जेक्ट रिकॉल करना। जितना पार्ट आपकी आँखों के सामने से, आपकी नज़रों के सामने से निकल जाए, उतना पार्ट मान के चलो कि आपने क्या कर लिया, आपने सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर कर लिया। जो पार्ट में आपको दिक्कत आ रही है, उस पार्ट को आप अगले दिन जब उठो और जब अपनी पढ़ाई करो, उस पार्ट को आप ज़रूर से अपनी नोट्स कॉपी में रिवाइज़ कर लेना। है ना? इस टाइप से अगर आप इस कॉन्सेप्ट अगर आप काम करते हो ना, तो ये कॉन्सेप्ट है ना, ये आपकी पढ़ाई को बहुत शॉर्ट शॉर्ट टर्म में और बहुत अच्छे लेवल की करवाता है। जैसे आपने जनरल देखा होगा, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो जस्ट 5 टू 6 आवर्स रोज़ स्टडी करते हैं और उसके बाद भी बहुत अच्छे नंबर लेके आते हैं। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो पूरे दिन लगे रहते हैं, 15-16 घंटे स्टडी करते हैं, लेकिन फिर भी अच्छे नंबर नहीं आ पाते। व्हाई? पढ़ाई बहुत ज़्यादा करना और साथ में एक स्मार्ट स्टडी करने में डिफरेंस होता है। जस्ट आप इतना सोचो कि आपने जो सब्जेक्ट पढ़ लिया, उस सब्जेक्ट को आप परमानेंटली अपने सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर कैसे करने वाले हो, उस सब्जेक्ट पे परमानेंट कमांड कैसे करने वाले हो। तो सब्जेक्ट पे परमानेंट कमांड करने का 2 तरीका होता है। सबसे पहले जो तरीका होता है उसको बोलते हैं रिवीजन।
रिवीजन, 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 जितनी बार हो सके जितनी बार रिवीजन करो, रिकॉल करो चीज़ों को। सेकंड जो वे होता है उसको बोलते हैं एमसीक्यू, प्रैक्टिस करो। रिवीजन प्लस प्रैक्टिस दोनों ही ऐसी चीज़ है जो आपके सब्जेक्ट को आपकी डेप्थ पकड़ बनाएँगे, ठीक है? तो आपको दोनों चीज़ों पे काम करना है, रिवीजन करना है और साथ में क्या करना है आपको प्रैक्टिस करनी है। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। उन दोनों इंपॉर्टेंट पार्ट के ऊपर जब आप काम करोगे तो 100% दावों के साथ कह सकता हूँ कि आपका सब्जेक्ट आप पे टिप्स पे हो जाएगा। आपको विश्वास नहीं होगा, मेरी नज़रों के सामने जब मैं सब्जेक्ट को निकालता हूँ ना, तो रात को कई बार जब मैं ऐसे इस टाइप्स में किसी टॉपिक्स को अध्ययन कर रहा होता हूँ, उस टाइम पे मेरे पास कोई बुक नहीं होती, कोई मोबाइल नहीं होता। जब मैं नज़रों से निकालता हूँ ना, मैं बुक का पूरा पेज मैं मेरी आँखों के सामने इमेज के रूप में ला सकता हूँ। लेकिन ये 1 दिन की प्रैक्टिस नहीं है, ये 1 दिन का गेम नहीं है। इसके लिए फिर डेडिकेशन चाहिए होता है। मेरी नज़रों के सामने पूरा बुक का पेज आ जाता है और पूरी बुक की पेज की लाइनें आ जाती है। उस टाइप से वहाँ पे ये चीज़ ऐसे लिखी हुई है। ऐसे डायग्राम बना हुआ, उस डायग्राम के अंदर ऊपर ये पार्ट लिखा हुआ है, नीचे अच्छा ये पार्ट लिखा हुआ है, इस टाइप से इस साइड ऐसे लिखा हुआ है। पूरा कंप्लीट डायग्राम मैं अपनी नज़रों के सामने ऐसे बना देता हूँ। पूरी बुक का पूरा पेज आ जाता है मेरे नज़र के सामने। अब कहोगे सर ये नहीं हो सकता, ये होता है। ये 100% फैक्ट है, होता है और मैं ऐसा करता हूँ। और मेरे साथ ऐसा होता है। लेकिन ये 1 दिन की प्रैक्टिस नहीं है, ये मेरी प्रैक्टिस बहुत लंबी है। मैं जस्ट इस काम को करते हुए मेरे को लगभग आज आज के दिन जब से मुझे इस मतलब ये जो मैंने स्मार्ट स्टडी ग्रुप में ये जो मैंने वर्किंग की थी, तो मुझे बहुत सारा टाइम हो गया और मेरे को ध्यान है कि मैं लगभग जब से ठीक-ठाक स्टडी करने लगा था 9th-10th क्लास में, तब से मैं इस कॉन्सेप्ट पे काम करता हूँ। और आज के दिन ये कॉन्सेप्ट इतना अच्छा हो चुका है कि मुझे जब भी कोई टॉपिक रिकॉल करना होता है, तो मैं जस्ट उस टॉपिक्स को अपनी ऐसे इमेज के रूप में अपनी नज़रों के सामने लेके आता हूँ और क्लियर करता हूँ। साथ में मुझे मुझे पढ़ना अब भी अच्छा लगता है। मैं अब भी अपने आप को अपडेट करता रहता हूँ, अब भी मैं पढ़ता रहता हूँ। जिसमें मुझे सबसे अच्छा बेनिफिट ये मिलता है कि मुझे अप टू डेट चीज़ें को बारे में पता लगता है और मुझे ये पता लगता है कि अगर अदिष्ट बोर्ड, अगर आरपीएससी कुछ नए पैटर्न पे काम कर रही है, तो उसका पैटर्न क्या हो सकता है। मैं आरपीएससी के सारे पेपर एनालिसिस करता हूँ, अदिष्ट बोर्ड के सारे पेपर एनालिसिस करता हूँ और उससे मैं ये पता लगाता हूँ कि अदृष्ट बोर्ड आरपीएससी अभी किस पैटर्न को फॉलो करना चाहती है, क्या चाहती है, स्टूडेंट से किस टाइप से क्वेश्चन पुट करना चाहती है और उसके बेस पे मैं अपने कंटेंट्स पे अपडेट करवाता हूँ। तो इसलिए आप देखना कि मेरे जितने भी कंटेंट होते हैं ना, वो हर क्लास में, हर बैच में अलग-अलग मिलेंगे आपको। आपको हर बैच मेरा कंटेंट्स आपको अपडेट देखने को मिलेगा और उसका मेन पर्पज़ यही है कि मैं क्या करता हूँ, मैं अपने आप को डायनामिक तरीके से डालता हूँ। पेपर का एनालिसिस करवाता हूँ, कंटेंट को अपडेट करता हूँ। ये चीज़ आप भी किया करो। पढ़ाई मेनली क्या है कि आपको जब पढ़ाई करनी होती है और पढ़ाई करके आपको जब एग्ज़ाम देना होता है, तो ये सारी चीज़ें करना ज़रूरी है। अदिष्ट बोर्ड ने, आरपीएससी ने, आरपीएससी चेयरमैन, अदिष्ट बोर्ड चेयरमैन ने अभी जस्ट आपके सामने एक इंटरव्यू के रूप में आपके सामने एक एक चीज़ परोसी है कि हम रिसर्च ओरिएंटेड पेपर बनाएँगे। ठीक है, उनका जो माइंडसेट है वो ठीक है, रिसर्च ओरिएंटेड पेपर बनाना कोई दिक्कत नहीं, क्या फ़र्क पड़ता है? इन कॉन्सेप्ट से बाहर की दुनिया क्या देखेंगे वो? भई रिसर्च ओरिएंटेड पेपर बनना तो अच्छी बात है, कहाँ पे गलत बात है? कोई दिक्कत नहीं है। बट जो ये कॉन्सेप्ट है स्टडी कर रहे हैं इससे बाहर क्या बताएँगे? अगर हमें पता है कि डेडलॉक अवॉइडेंस ये होता है, डेडलॉक अवॉइडेंस के अंदर हम बैंकर्स एल्गोरिथम किस टाइप से इम्प्लीमेंट करते हैं, ये उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट का सॉल्यूशंस है। जब हमें हर चीज़ के बारे में टू द पॉइंट पता है, तो उससे बाहर क्या पूछेंगे? उस कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे? उस कॉन्सेप्ट के बहुत अंदर चले जाएँगे, वहाँ से कोई बारीक चीज़ पूछ लेंगे। लेकिन अगर हमें परफेक्ट तरीके से उस कॉन्सेप्ट के बारे में पता है, तो हम आराम से उसका आंसर दे सकते हैं। ये चीज़ है। और है ना, एग्ज़ाम को फाइट करना एक अलग टास्क होता है और आपकी जो स्टडी करना एक अलग टास्क होता है। बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं, आपने अपनी लाइफ में देखे भी होंगे, बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे होते हैं, शानदार तैयारी चल रही होती है, कभी कोई कमी नहीं है उसमें, परफेक्ट तरीके से 1 साल, 2 साल, 3 साल से मेहनत कर रहे हैं, लेकिन एग्ज़ाम फाइट नहीं कर पा रहे। एग्ज़ाम फाइट नहीं कर पा रहे। उनके पीछे सबसे बड़ा जो रीज़न आता है ना, वो सबसे बड़ा रीज़न ये आता है कि वो लोग रटने की कोशिश करते हैं चीज़ों को और वो लोग इतना ज़्यादा रटने की कोशिश करते हैं कि वो ये सोचते हैं कि हम मैक्सिमम चीज़ों को रट के कवर करें। अब रटने की क्या होती है, इंसान की एक लिमिट होती है। भगवान ने जो हमारा माइंड जो है ना, वो इस टाइप से सेट किया हुआ है कि आप चीज़ों को नेचर के साथ अगर आप चीज़ों को कोरिलेट करते हो, नेचर के साथ अगर चीज़ों को सोचते हो, तो इसका मतलब है कि एवरीथिंग इज़ कवर्ड, सब कुछ आपके कवर्ड है। लेकिन अगर आप चीज़ों को इस टाइप से माइंड में सेट करते हो कि ये चीज़ें हमें तो परमानेंटली ऐसे रटना है, तो फिर कवर नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि हमारा माइंड ही ऐसा है। जैसे सिंपल सी बात बताऊँ मैं आपको, आपने जयपुर पूरा जयपुर जितने एरिया में जितना जयपुर आपने देखा है, उस जो एरिया आपने देख लिया, जैसे मान चलो आप हवा महल घूमने गए, आप जल महल घूमने गए। आपसे अगर 5 साल बाद में हवा महल, जल महल के बारे में पूछा जाए कि हवा महल, जल महल कैसा है, क्या है? आप बता सकते हो? ईज़िली बता सकते हो।
कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप आसानी से उस चीज़ को बता सकते हो। व्हाई? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपकी नज़रों ने वो चीज़ देखी है, आपकी नज़रों ने वो चीज़ देखी है, आपके माइंड ने उस इमेज को सेट किया है और उसके बाद में आपके माइंड ने क्या किया, उस चीज़ को उस टाइप से उस चीज़ को रखा है कि हाँ, ये चीज़ मेरे माइंड्स के अंदर अब इमेज ये चीज़ मेरे माइंड के अंदर मेमोरी ग्रुप में आ चुकी है। आप लाइफ़ में मान के चलो कि आपने आज से 5 साल पहले आप दिल्ली घूम के आए थे। क्या वो चीज़ भूल सकते हो कि मैं 5 साल पहले दिल्ली घूम के आया था? नहीं भूल सकते। 5 साल के डिस्टेंस में आप जनरली नहीं भूल सकते। हाँ, बुढ़ापे आने के बाद जनरली आपकी चीज़ें रिकॉल मतलब रिवर्स होना स्टार्ट हो जाती है। फिर भूलना स्टार्ट कर देते हो तब, फिर आपको ध्यान नहीं होता। बट लगभग इंसान अपनी उन उन पर्टिकुलर पॉइंटों को, उन पर्टिकुलर यादों को हमेशा याद कर सकता है, जो उनके अच्छे मोमेंट थे। भई अच्छे मोमेंट रूप में मान चलो आप दोस्तों के साथ में अपने कॉलेज लाइफ में कहीं पिकनिक प्लान बनाया, आप घूम के आए, वो मोमेंट आप लास्ट टाइम तक नहीं भूल सकते। आपसे कोई मरने से पहले कोई पूछेगा ना, "अरे! वो घूम के आए तो बता सकते हो?" आप बता के जाओगे। वो मोमेंट आप नहीं भूल सकते। जैसे जनरली मैं देखता था कि बचपन में जब मैं अपने दादाजी के पास बैठता था, तो मेरे दादाजी मुझे चीन का युद्ध बताते थे। 1962 में जब चीन के साथ युद्ध हुआ तो कैसे युद्ध लड़ा, तो उसकी पूरी स्टोरी मुझे बताते थे कि हम इस टाइप से वहाँ पे गए, हमारे साथ ये हुआ, वो हुआ, हम ऐसे तो वो पूरी स्टोरी क्यों बता पाते थे? चीन के युद्ध की पूरी स्टोरी क्यों बता पाते थे? वो इसलिए बता पाते थे कि उनके उनके नज़रों के सामने वो घटना घटित हुई और उस टाइम पे उनका माइंड बहुत ज़्यादा सक्रिय था, एक्टिव था बहुत ज़्यादा उस चीज़ पे। इसलिए वो पूरी स्टोरी टू द पॉइंट बता सकते थे और मेरे को बताते थे पूरी स्टोरी टू द पॉइंट और मुझे बहुत इंटरेस्ट आता सुनने में। आजकल तो आपके हाथों में मोबाइल आ चुका है। आजकल जो बच्चे होते हैं उनको ये कोई मतलब नहीं, उनको मोबाइल चाहिए होता है। जबकि वो जो डेवलपमेंट माइंड था ना ज़्यादा अच्छा है, कई गुना डेवलपमेंट माइंड अच्छा है, जिसमें हम नेचर्स की चीज़ों के साथ वो चीज़ें देख रहे हैं, सोच रहे हैं। ठीक है? थोड़ा-सा अपनी लाइफ में इस टाइप से अपने आप को डालो कि आप नेचर्स के अकॉर्डिंग आप चीज़ों को करना स्टार्ट करो। बहुत अच्छा होगा लाइफ में, सब चीज़ क्लियर हो जाएगी, निश्चिंत रहो। बात करते हैं मेमोरी मैनेजमेंट पे, ठीक है? बात करते हैं मेमोरी मैनेजमेंट पे। देखो, सबसे पहले एक छोटा-सा पॉइंट समझो यहाँ पे। जब भी हम मेमोरी मैनेजमेंट की बात करते हैं, तो बेसिकली मेमोरी मैनेजमेंट के रूप में हम जिस मेमोरी की बात करते हैं, उस मेमोरी में बात करते हैं हम किसकी? मेन मेमोरी की, रैम की, प्राइमरी मेमोरी, है ना? मेमोरी मैनेजमेंट के अंदर हम ऑपरेटिंग सिस्टम में बात करते हैं किसकी? हम बात करते हैं मेन मेमोरी मैनेजमेंट, मेन मेमोरी मैनेजमेंट, मेन मेमोरी मैनेजमेंट। ध्यान ना, यहाँ पे अगर हम बात करें मेन मेमोरी मैनेजमेंट की बात करें या फिर हम किसकी बात करें? या फिर हम बात करें किसकी? रैम के मैनेजमेंट की बात करें। किसकी बात करें? रैम। रैम मतलब रैंडम एक्सेस रैंडम एक्सेस मेमोरी। देखो नाम से ही पता लग रहा है, ऐसी मेमोरी जिसको रैंडमली एक्सेस किया जा सकता है। ऐसी मेमोरी जिसको रैंडमली एक्सेस किया जा सकता है ना? मेन मेमोरी कह दो, इसको रैम कह दो या इसको क्या कह दो इसको? क्या कह दो इसको? फिजिकल मेमोरी कह दो। क्या कह दो इसको? फिजिकल मेमोरी। इसको हम फिजिकल मेमोरी, मेन मेमोरी सब नाम से जानते हैं। यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, ठीक है? या फिर इसको क्या कह दो? प्राइमरी मेमोरी कह दो। क्या कह दो? प्राइमरी मेमोरी कह दो, ठीक है? तो सारे एक ही बात है, सारे पॉइंट्स आपके एक ही पॉइंट्स है और आपको क्या करना है, आपको इस मेमोरी का मैनेजमेंट्स आपको इस पार्ट में देखना है। न्यू ईयर पे छुट्टी क्यों चाहिए भई? क्या करने वाले हो? आप बेरोज़गार हो तो आपके पास पैसे हो नहीं सकते, आप पार्टी करोगे तो आपको पैसे चाहिए, उधार ले लोगे, फिर जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो सीधी सी बात है, बेसिकली क्या होता है न्यू ईयर पे छुट्टी के लिए भी पार्टी करनी होती है और पार्टी के लिए पैसे चाहिए, तो पैसे आपके पास आएँगे कहाँ से? बेरोज़गार हो आप, आपका कोई दोस्त नौकरी लगे तो उसे उधार माँग लो, अगर कोई दे दे तो फिर कर आओ पार्टी, कोई दिक्कत नहीं है, फिर छुट्टी हो जाएगी आपकी। और नहीं देता है तो फिर आप छुट्टी मत करो, पढ़ाई कर लो। ओके, अब समझो आप पॉइंट समझो। जब भी हम मेन मेमोरी की बात करते हैं, जब भी हम रैम की बात करते हैं, तो हम मैनेजमेंट के रूप में हम इसी मेमोरी का मैनेजमेंट क्यों पढ़ते हैं, उसका रीज़न समझो देखो। यहाँ पे हम बात करते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम्स के अंदर हमारी जो मेन मेमोरी होती है, उस मेन मेमोरी का बेसिकली जो फंक्शंस होता है, वो फंक्शन ये होता है कि मेन मेमोरी क्या करती है
कि हमारे जो प्रोग्राम होते हैं उसको एग्जीक्यूशंस के ड्यूरेशंस में उसको स्टोर करती है टेम्परेरी। जब भी आप किसी प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन करवाते हो, तो एग्जीक्यूशन करवाने के लिए आपके टेम्परेरी जो स्टोरेज के रूप में जो मेमोरी काम आती है, वो कौन सी काम आती है? वो आपकी प्राइमरी मेमोरी रैम काम आती है। ठीक। अब यहाँ पे बात करें, तो हमारे पास में एक मेमोरी होती है कंप्यूटर में, जिस मेमोरी की हम बात करते हैं, हमारे पास कौन सी मेमोरी होती है? सेकेंडरी मेमोरी होती है ना? सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारे पास में एक मेमोरी होती है जिसको हम बात करते हैं सेकेंडरी मेमोरी के रूप में। सेकेंडरी मेमोरी, तो देखो पॉइंट समझना। सेकेंडरी मेमोरी की हम बात करते हैं, तो सेकेंडरी मेमोरी के रूप में जनरली हम किसकी बात करते हैं? हम बात करते हैं किसकी? एचडीडी की बात करते हैं, जिसकी हम बात करते हैं क्या? हार्ड डिस्क ड्राइव। हार्ड डिस्क ड्राइव, ठीक, इसकी बात करते हैं। आजकल हम किसको यूज करने लगे? आजकल हम एसएसडी को काम में ले लगे, जिसका मतलब क्या है? सॉलिड स्टेट। आजकल हम एसएसडी को काम में लेने लगे मेन मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी के रूप में। ठीक। ये जो सेकेंडरी मेमोरी होती है ना, इसको हम बोलते हैं, ये जो मेमोरी है परमानेंट मेमोरी है। कैसी मेमोरी भैया? परमानेंट मेमोरी। इसका मतलब इसमें आपने जो प्रोग्राम रख दिया, वो प्रोग्राम आपके पावर ऑफ होने के बाद भी यहाँ पे क्या होता है? सेव रहता है। कॉन्स्टेंट प्रोग्राम रहता है, पावर ऑफ होने के बाद भी यहाँ पे आपको प्रोग्राम इरेज नहीं होता। ठीक। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये जो मेमोरी होती है ना, ये वेरी स्लो। ये क्या होती है? बहुत ज़्यादा स्लो होती है। वेरी स्लो। ये बहुत ज़्यादा स्लो होती है। लेकिन इसकी एक अच्छी विशेषता है, ये क्या होती है? चीपेस्ट होती है, सस्ती होती है भैया। ये क्या होती है? ये सस्ती होती है। ये सबसे सबसे सस्ती मेमोरी के रूप में काम में आती है, ये सस्ती होती है। ठीक। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास में जो नेक्स्ट जो टास्क होती है, नेक्स्ट टास्क ये होती है कि हम एक पर्टिकुलर सीपीयू की बात करते हैं, और उस सीपीयू की सहायता से हम क्या करते हैं? हम करते हैं प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन। हम क्या करते हैं? प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन, है ना? यहाँ पे जो आप टास्क पढ़ रहे हो, यहाँ पे जो आप टास्क जो स्टडी कर रहे हो, इन सभी टास्क को जब आप कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन और आर्किटेक्चर जब स्टडी करोगे, तो वहाँ पे आपको पता लगेगा कि जो सीपीयू होता है वो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन नहीं करता, वो तो इंस्ट्रक्शंस का एग्जीक्यूशन करता है। क्यों? क्योंकि प्रोग्राम क्या होता है? कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो रियल में जो सीपीयू होता है वो तो इंस्ट्रक्शंस का एग्जीक्यूशन करता है। ठीक है। अब देखो, यहाँ पे ये जो सीपीयू है, इस सीपीयू क्या करना है? इस सीपीयू को इस पर्टिकुलर मेमोरी में जो प्रोग्राम है ना, उनका एग्जीक्यूशन करना है। ये सिंपल सी बात है कि मान के चलो कि आपको एक मूवी प्ले करनी है। आपको क्या करना है? एक मूवी प्ले करनी है, तो यहाँ पे कोई फाइल है, और ये फाइल किसकी है? ये फाइल है मूवी की। इसकी फाइल है मूवी, जैसे मान के चलो धुरंधर मूवी आपने कहीं से डाउनलोड कर ली, अब आपको प्ले करनी है। देख ली सबने धुरंधर? पक्का से? क्यों नहीं देखी? क्यों नहीं देखी? रीजन? सब पढ़ रहे थे? कोई नहीं, थोड़ा टाइम निकालो, देखा करो। नहीं, बीच बीच मस्ती किया करो, लाइफ तो ऐसे ही चलती रहेगी, है ना? ओके। तो एक पर्टिकुलर को मूवी की फाइल है, उस मूवी को फाइल क्या करना है? प्ले करना है ना? जब ये मूवी की फाइल हमें प्ले करनी होती है, तो इस मूवी को फाइल को प्ले करने के लिए सबसे पहले हम बात करते हैं सीपीयू के बारे में। सीपीयू क्या करता है? जहाँ से ये फाइल प्ले करनी होती है, उस पर्टिकुलर लोकेशंस के बारे में उस लोकेशंस को पता लगाता है, और सीपीयू एक एड्रेस जनरेट करता है, जिस एड्रेस को हम लॉजिकल एड्रेस के नाम से जानते हैं। ना, ये छोटे छोटे पॉइंट है, बहुत मस्त पॉइंट, अच्छे पॉइंट है, ध्यान रखना। इन पॉइंटों को आपको अच्छे से समझना है। हम बात कर रहे हैं, एक एड्रेस होता है, इसको कहते हैं लॉजिकल एड्रेस। ऐसा एड्रेस होता है लॉजिकल। देन लॉजिकल एड्रेस जो होता है ना, ये बेसिकली आपका एड्रेस होता है सेकेंडरी मेमोरी का। किसका होता है? सेकेंडरी मेमोरी का एड्रेस होता है। सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है? ये एड्रेस होता है। लेकिन सबसे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि सीपीयू सेकेंडरी मेमोरी के एड्रेस को जनरेट तो कर देता है, लेकिन इसको डेटा डायरेक्टली सेकेंडरी मेमोरी से नहीं चाहिए, क्योंकि स्पीड बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। ठीक है, यहाँ पे बात करें, सीपीयू की बात करें, तो सीपीयू क्या होता है? ये वेरी फास्ट होता है। इसकी स्पीड बहुत फास्ट होती है। जनरली हम सीपीयू की स्पीड किस में मापते हैं भाई? हर्ट्ज में मापते हैं, है ना? हर्ट्ज में। इसकी स्पीड किस में मापते हैं? हर्ट्ज में। और जनरली हर्ट्ज के रूप में किसकी बात करते हैं हम? गीगा हर्ट्ज की बात करते हैं, है ना? गीगा हर्ट्ज की बात करते हैं। गीगा का मतलब देखो, जी का मतलब होता है 10 की पावर 9। 10 की पावर 9, है ना? 10 की पावर 9 हर्ट्ज। अब सोच दो 10 के आगे ये 9 बार 0 है। कितने इंस्ट्रक्शन पर सेकंड एग्जीक्यूट कर देता है आपका सीपीयू? अब सोच देख लो कितनी फास्ट स्पीड है। ये जो इतनी फास्ट स्पीड का जो सीपीयू ना, इतनी फास्ट स्पीड से
सेकेंडरी मेमोरी इसको डेटा नहीं दे सकती। ये तो कह सकती है कि जहाँ पे आपको डेटा चाहिए ना, उतना डेटा मैं नहीं दे सकता। आप सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं मैं तो आपसे 100 गुना स्लो हूँ। कितना से? 100 गुना स्लो हूँ मैं तो आपसे। तो फिर यहाँ पे सीपीयू कहता है कि मुझे डेटा लेने के लिए मुझे अब नेक्स्ट मेमोरी पे डिपेंड होना पड़ेगा। वो डेटा लेने के लिए नेक्स्ट मेमोरी के रूप में जिस मेमोरी की बात करते हैं, उस मेमोरी में बात करते हैं किसकी हम? रैम की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? रैम की। फिर हमारे पास में एक मेमोरी होती है जिसको कहते हैं रैम मेन मेमोरी। रैम जिसको हम मेन मेमोरी के नाम जानते हैं, मेन मेमोरी के नाम से जानते हैं। ठीक। अब यहाँ पे क्या होता है, ये जो रैम होती है ना, इसकी साइज होती है लिमिटेड। इसकी साइज क्या होती है? लिमिटेड। रैम रैम किससे मिलकर बनी होती है भाई? रैम का हार्डवेयर पार्ट क्या होता है? जिस रैम को हम था ना, ये जो रैम है इसको रैम को हम क्या कहते हैं? इसको हम डी रैम भी कहते हैं। मैं डी रैम की बात कर रहा हूँ, डायनेमिक रैम। किससे मिलकर बनी होती है? ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर दोनों से मिलकर बनती है। ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर दोनों को यूज करके यहाँ पे मेन मेमोरी रैम डी रैम को बनाया जाता है। ठीक। अब देखो, यहाँ पे अगर डी रैम की बात करें, ये जो पर्टिकुलर रैम है, इस रैम की साइज क्या लिमिटेड है। जैसे हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास ये जो पर्टिकुलर रैम है, इसकी मैं साइज बात कर लेता हूँ। मान चलो इसकी साइज कितनी है? ये 1 GB की साइज की रैम है। 1 GB की साइज की रैम है। और सपोज करो कि यहाँ पे आपके पास जो मूवी की फाइल है, ये जो फाइल है, इस फाइल की अगर मैं साइज की बात करूँ, तो मान के चलो आपके यहाँ पे 3 GB की फाइल है। कितनी GB की फाइल है? तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये आ जाता है, क्या 3 GB की मूवी की फाइल को क्या मैं आपके 1 GB की रैम में चला सकता हूँ? यस या नो? 3 GB की मूवी फाइल 1 GB रैम में चल जाएगी, कोई दिक्कत है नहीं है, क्योंकि हम ऑन डिमांड डेटा लेके आते हैं। कैसे डेटा लेके आते हैं? ऑन डिमांड डेटा। अब देखो हमें करना क्या है कि हमें इस मूवी की फाइल्स के डेटा को, हमें इस मूवी की फाइल के डेटा कहाँ पे लेके आना है? हमें इस मूवी की फाइल डेटा कहाँ पे लेके आना है? हमें रैम में लेके आना है। इस मूवी की फाइल डेटा को हमें कहाँ लेके आना है? रैम में लेके आना है। अब जब ये मूवी की फाइल का डेटा आप रैम में लेके आते हो, तो हम कहते हैं कि ये जो पर्टिकुलर जो प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम को हम रैम में लेके आ रहे हैं ना, इस प्रोग्राम को हम रैम में लेके आ रहे हैं। एक पर्टिकुलर प्रोग्राम है और प्रोग्राम को हम रैम में लेके आ रहे हैं। धीरे धीरे आपको पता लगेगा कि यहाँ पे हम पेजेस के रूप में हम रैम में लेके आते हैं डेटा को। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे जो रैम है ना, रैम है, इस रैम से जब सीपीयू डेटा एक्सेस करने की बात करता है ना, तो सीपीयू कहता है रैम की स्पीड भी इतनी नहीं है जितनी स्पीड से मुझे डेटा चाहिए। सीपीयू कहता है रैम की स्पीड भी मेरे स्पीड के इक्वल नहीं है। इसकी स्पीड देखो, यहाँ पे अगर बात करें तो जैसे यहाँ बात कर रहा हूँ, ये 100 स्पीड का है। 100x की स्पीड है इसकी। 100x की स्पीड है डेटा के लिए, तो इसकी स्पीड 10x है। इसकी स्पीड कितनी है? 10x है। और इसकी स्पीड कितनी है? 1x। मतलब कि सीपीयू जो है ना, वो 100 गुना फास्ट है किसके? सेकेंडरी मेमोरी से। और सीपीयू आपके 10 गुना फास्ट है किसके? रैम से। अब रैम से भी काम नहीं चला आपका। अब आपका किससे काम नहीं चला? रैम से चला। फिर हम एक नई मेमोरी की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? कैश मेमोरी की बात करते हैं। हम किसकी बात करते हैं? कैश मेमोरी की, है ना। यहाँ पे नई मेमोरी की हम बात करेंगे, किसकी? कैश मेमोरी। कैश मेमोरी। अब क्या होगा? अब सीपीयू कहेगा कि ठीक है, रैम से डेटा नहीं लूंगा, मैं किससे ले लूंगा? कैश से डेटा। तो अब क्या किया जाएगा? अब रैम से डेटा, अब रैम से डेटा किस में लेके जाएगा? किस में लाया जाएगा? कैश में लाया जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये कि कैश की साइज है ना, वो तो रैम से भी कम है। कैश साइज क्या है? रैम से भी कम है। अब इसकी साइज जीबी में, तो इसकी साइज एमबी में। जैसे बात करें तो यहाँ पे आपके पास में कितना है? यहाँ पे 3 MB का कैश है। ये तो बहुत कम साइज है। ये तो क्या है? बहुत कम साइज है। लेकिन हाँ, ये इसके कंपेरिजन में कितनी है? काफ़ी गुना फास्ट है। इस कंपेरिजन काफ़ी गुना फास्ट। जैसे मान चलो इसकी स्पीड कितनी है? जैसे इसकी 100x है, तो इसकी स्पीड मान चलो कितनी है? इसकी स्पीड लगभग ये 100x के लगभग, लगभग ये 100x के बराबर होती है। ये सीपीयू की स्पीड के लगभग बराबर होती है। लगभग बराबर स्पीड की मेमोरी होती है। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स है कि अब भी सीपीयू कहता है कि मैं कैसे डेटा नहीं उठा सकता, मुझे तो इससे भी फास्ट एक मेमोरी चाहिए, जिससे कि मैं फ्रिक्वेंटली डेटा का एक्सपेंड कर सकूँ, फ्रिक्वेंट डेटा को क्या कर सकूँ? एक्सचेंज कर सकूँ। और फ्रिक्वेंटली डेटा एक्सचेंज करने के लिए यहाँ पे जो नेक्स्ट मेमोरी की जो बात आती है, उस नेक्स्ट मेमोरी के रूप में किसकी बात करते हैं? किसकी बात करते हैं? अब जो रजिस्टर है ना, ये ऑन चिप मेमोरी है। ये खुद की सीपीयू की सेल्फ मेमोरी है। ये क्या करती है? सीपीयू की अपनी खुद की मेमोरी है, सेल्फ मेमोरी है। और रजिस्टर के रूप में, जो रजिस्टर मेमोरी के रूप में जो सीपीयू जो डेटा यहाँ पे जो रखने की बात करता है, वो डेटा रखने की बात करता है कि मेरे पास में जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही है, उस इंस्ट्रक्शंस के बेस पे मैं रजिस्टर को काम में लूंगा और उनका डेटा रखूंगा। रजिस्टर मेमोरी आपकी सीपीयू की ऑन चिप मेमोरी।
अब क्या होता है, आपका डेटा सेकेंडरी मेमोरीज किस में है, रैम में है, रैम्स किस में है, कैश में है, और कैश किस में है, रेस्ट में है। लेकिन रजिस्टर की साइज तो भाई केबी में होती है, किस में होती है, केबी में होती है। अगर ना केबी में साइज होती है सबसे कॉस्टली मेमोरी है, केबी में साइज होती है सबसे कॉस्टली मेमोरी है। उसके बाद कैश मेमोरी कॉस्टली है, फिर रैम है, फिर कौन सी है, सेकंड मेमोरी सबसे चीपेस्ट है, सबसे सस्ती। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम एक से ज्यादा मेमोरी को काम में लेते हैं। अब आपको सर क्यों ना हम रैम, हम रजिस्टर को ही बहुत सारी मेमोरी ग्रुप में रख ले। भाई रजिस्टर जो है उसको ही हम बहुत सारी मेमोरी ग्रुप में रख ले, इन दोनों मेमोरी को हटा दें, रजिस्टर बहुत फास्ट है, रख सकते हैं ना भाई। भाई आपके पास में यहाँ पे जबरदस्ती कैश है, जबरदस्ती हम इनको क्यों क्यों जबरदस्ती यूज करें, हम रजिस्टर को रख ले, बहुत सारी मेमोरी ग्रुप रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उस टाइम पे फिर आपका जो लैपटॉप है ना 15 लाख रुपए का आएगा, खरीद सकते हो, खरीद लेना भाई। भाई बहुत सारी मेमोरी ग्रुप में अगर आप रजिस्टर को ही रखना चाहते हो रख सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन उस टाइम पे जो आपके पास में लैपटॉप की कीमत होगी 15 लाख रुपए होगी, अब लैपटॉप क्या परचेज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जो मेमोरी के रूप में जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की जो मेमोरी को हम काम में लेते हैं ना, ये मेमोरी को हम इस टाइप से काम में लेते हैं कि आपके पास में जो कंप्यूटर सिस्टम्स की जो डिजाइन हो, कंप्यूटर सिस्टम आपके सामने जो अवेलेबल हो, वो एक कॉस्ट इफेक्टिव भी हो, जिसको आम आदमी काम में ले सके, आम आदमी परचेज कर सके, और साथ में उसका स्पीड जो है वो भी आपको अच्छा खासा मिल जाए। आज के दिन आपने देखा होगा कि जनरल जो कैश के है ना, कैश के भी आपके लेवल आते हैं, है ना, L1 L2 L3 तक कैश के लेवल आते हैं, ठीक है, वो भी समझाएंगे। वो जो आपको मैं कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन टीच पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा आपको उन लेवल्स का मतलब क्या होता है, ठीक है। अब यहाँ पे इस टाइप से हम क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट मेमोरीज बात करते हैं। और इन डिफरेंट डिफरेंट मेमोरी में सबसे मेन इंपॉर्टेंट काम में हम बात करेंगे इसकी, इस मेमोरी के मैनेजमेंट पे, क्योंकि ये जो मैनेजमेंट है कैश का मैनेजमेंट है, और रजिस्टर का जो मैनेजमेंट है ना, ये हम किस में पढ़ते हैं, ये हम पढ़ते हैं कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर। पूरे पूरे रजिस्टर का मैनेजमेंट मैं आपको ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर बताऊंगा, हर एक रजिस्टर को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि वहां पे आपका हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन चलता है, पूरा हार्डवेयर ही मैनेजमेंट होता है, किसमें, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर में। और कैश का मैनेजमेंट मैं पूरा आपको वहीं पे बताऊंगा, क्योंकि कैश का मैनेजमेंट भी वहीं पे चलता है, हार्डवेयर लेवल पे मैनेजमेंट है वहीं पे चलता है। लेकिन ये जो मैनेजमेंट है ना, ये मैनेजमेंट आपको ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है, किसका, इस मेमोरी का मैनेजमेंट। और इस मेमोरी का मैनेजमेंट हम किस टाइप से करते हैं, इस मेमोरी का मैनेजमेंट करते हैं कि यहाँ पे हम प्रोग्राम को मेमोरी अलोकेट करवाते हैं, और जब प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कंप्लीट होता है तो मेमोरी डीअलोकेट करवाते हैं। तो जरा मेमोरी मेमोरी मैनेजमेंट की जो फंक्शनलिटी होती है ना, वो फंक्शनलिटी भी ये होती है कि प्रोग्राम को मेमोरी अलोकेट करवाना और उससे डीअलोकेट करवाना। तो ये हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, नोट डाउन कर लो। अच्छा पार्ट है मेमोरी मैनेजमेंट, आपको बहुत शानदार समझ में आएगा। इससे पहले मुझे नहीं पता आपने कहाँ से कैसे पढ़ा होगा, लेकिन मेरी गारंटी है कि आप मेरे से एक बार पढ़ लो मेमोरी मैनेजमेंट, लाइफ टाइम नहीं भूल पाओगे, बहुत अच्छा पार्ट है। और ये जो पार्ट है, ये पार्ट आपका पूरा पूरा डिपेंड रहेगा कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर पे। अगर ये पार्ट आपको अच्छे समझ में आ गया तो ये पूरा सॉफ्टवेयर कॉन्सेप्ट का पार्ट है। उसके बाद में पूरा हार्डवेयर आपको मैनेजमेंट्स के रूप में आपको सिखाएगा कौन, ऑर्गेनाइजेशन। और है ना, आप लार्ज साइज के प्रोग्राम को स्मॉल साइज की मेन मेमोरी के अंदर आप रन कर सकते हो, उसके लिए आप वर्चुअल मेमोरी की बात करते हो। उसके लिए किसकी बात करते हो, आप वर्चुअल मेमोरी। तो यहीं यहीं पे क्या कर लोगे, यहीं पे हम किसकी बात करोगे, यहीं पे हम किसकी बात करेंगे, वर्चुअल मेमोरी। और वर्चुअल मेमोरी पार्ट किसका होती है, किसका, है ना, वर्चुअल मेमोरी हमेशा और हमेशा पार्ट किसका होते हैं, सेकेंडरी मेमोरी पार्ट होती है। वर्चुअल मेमोरी इल्यूशंस होता है, भ्रम होता है यूजर्स का कि वो लार्ज साइज की रैम को काम में ले रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता। वर्चुअल मेमोरी की सहायता से हम क्या करते हैं, हम लार्ज साइज के प्रोग्राम को रैम में जब एग्जीक्यूट करवाते हैं उस टाइम पे प्रोग्राम को पहले ही टुकड़ों में तो कहाँ पे तोड़ लेते हैं, सेकेंडरी मेमोरी के अंदर ही पहले प्रोग्राम को टुकड़ों में तोड़ लेते हैं, और हम ऑन डिमांड डेटा को कहाँ पे लेके आते हैं, रैम में लेके आते हैं। इसी कॉन्सेप्ट को हम वर्चुअल मेमोरी कॉन्सेप्ट के नाम से जानते हैं। ये सारे डेप्थ से पढ़ेंगे ना, इनको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ये सारी चीज़ें समझेंगे, बहुत अच्छा पार्ट है और इजीली समझ में आ जाता है। कल क्लास होगी, कल क्लास होगी, मतलब होगी। ये बात भी सही है।
मेरी छुट्टी के लिए बोल रहे हो? मैं ये वैकेंसी पढ़ाने के बाद में फिर मैं 4-5 महीने घूमने जाऊँगा, और ये मैं हर वैकेंसी में बोलता हूँ। क्योंकि मैंने जब से कोचिंग लाइन में कदम रखा है ना, उस टाइम पे मतलब मैंने जस्ट ऐसा कोई ड्यूरेशन नहीं देखा जिस टाइम पे मेरे सामने वैकेंसी ना हो। जैसे 2022 में मैंने सबसे पहले बीसीए की वैकेंसी को टारगेट किया। 2022 में बीसीए की वैकेंसी थी। 21 नवंबर से तो मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया था। जैसे ऐसे सब कोचिंग वाले लिखते हैं ना कि हमारे टीचर्स के पास 15 साल का एक्सपीरियंस है, किसी के पास 20 साल का एक्सपीरियंस। मैं कहता हूँ मेरे पास मात्र 4 साल का एक्सपीरियंस है। मैंने 2021 के अंदर पढ़ाना स्टार्ट किया था कोचिंग इंडस्ट्रीज में। ऐसे नहीं, पहले पढ़ाता नहीं था, पढ़ाया पहले था मैंने कॉलेज वगैरह में। बट 2021 में कोचिंग इंडस्ट्रीज में मैंने पढ़ाने का अपना प्रोफेशनल रूप में चूज़ किया। और 2021 में जब मैंने स्टार्ट किया तो नवंबर में स्टार्ट किया था। 2022 में वैकेंसी थी बीसीआई, जो आपकी 2022 में कंडक्ट हो चुकी। फिर 2022 की वैकेंसी जैसे कंप्लीट हुई थी, मैंने वैकेंसी कंप्लीट हुई थी जून में। 18 जून को एग्ज़ाम था सीनियर वाला। 19 जून को, 18 को बेसिक का, 19 जून सीनियर वाला एग्ज़ाम था। और मैंने जुलाई के अंदर मैंने अपना खुद का प्लेटफॉर्म पे स्टार्ट कर दिया था प्रोग्रामर का कोर्स। 2022 में मैंने जुलाई में प्रोग्रामर कोर्स स्टार्ट कर दिया था। और उस टाइम पे मैं प्रोग्रामर पढ़ाने लगा था 2022 में। 2023 में सूचना सहायक की वैकेंसी का नोटिफिकेशन आ गया था, मतलब नोटिफिकेशन नहीं आया था, पता लग गया था। सूचना सहायक की वैकेंसी 23 में नोटिफिकेशन भी आ गया था शायद बाद में। हाँ, तो 23 में सूचना सहायक का बैच स्टार्ट हो गया था। फिर सूचना सहायक की वैकेंसी लंबी खींची। फिर 24 में जनवरी में किसका नोटिफिकेशन आ गया था? प्रोग्रामर का। तो प्रोग्रामर की वैकेंसी चली। फिर 24 में मई जून में नोटिफिकेशन आ गया था एसीपी का। फिर सोचा प्रोग्रामर बाद थोड़ी शांति मिलेगी, एसीपी की वैकेंसी आ गई थी। एसीपी का एग्जाम जस्ट अभी 2-3 महीने पहले ही हुआ है। और अभी आपकी वैकेंसी का फाइनल हो गया इन अगस्त में। इसके बाद मैं तो चाहता हूँ 1-2 साल वैकेंसी नहीं आनी चाहिए मेरे पर्पज से ना। लेकिन ऐसा नहीं होता, वैकेंसी आनी चाहिए, क्योंकि आप लोग भी बेचारे वेट करते रहते हो, है ना, आ जाएगी वैकेंसी। मेरे को यार पता नहीं क्यों ही लगता है, मतलब मेरे को ना पढ़ाना अच्छा लगता है। मैं अपनी लाइफ की रियलिटी बताता हूँ, मैं इसलिए पढ़ाता हूँ, मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है। और सीरियसली मैं जब पढ़ाता हूँ तो मुझे कभी ऐसे लाइफ में ऐसा फील नहीं होता कि मैं कोई ऐसा काम करने जा रहा हूँ जो मेरे ऊपर बर्डन क्रिएट कर रहा है ना, वो चीज़ करने जा रहा हूँ। तो मुझे जस्ट अच्छा लगता है पढ़ाना, और मैं पढ़ाता हूँ। मैं ही पार्टी दे दूँ? अच्छा। ओके, तो क्या खाना पसंद करोगे? तो आपको खिला पिला देंगे, क्या दिक्कत है? दे देंगे, पार्टी दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हो गया नोट डाउन? ये हो गया नोट डाउन? ठीक। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इन्हीं पार्ट को आगे स्टडी करेंगे, और जो मेमोरी मैनेजमेंट का पार्ट है बहुत शानदार पार्ट है, बहुत अच्छा पार्ट है। ठीक है। और मेमोरी मैनेजमेंट का जो पार्ट है वो कंप्लीट होने के बाद में ऑपरेटिंग लगभग आपका कंप्लीट हो जाता है, छोटा मोटा पार्ट बचता है। और ऑपरेटिंग सिस्टम्स कंप्लीट होने के बाद में जस्ट मैं आपको स्टार्ट करूँगा कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि इससे ही कोरिलेटेड सब्जेक्ट है। ठीक है। और फिर जैसे आपका कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीट होगा, उसके बाद में मैं 2 सब्जेक्ट एक साथ पहले स्टार्ट करूँगा, क्योंकि अब आपका सिलेबस भी टाइमली कंप्लीट करने का टारगेट होगा। और साथ में अकेला सिलेबस कंप्लीट करना ही टारगेट नहीं होगा, सिलेबस के अंदर आपको उस सब्जेक्ट की डेप्थ पकड़ भी करवानी है। ठीक है। और उसके लिए आपके जो पर्टिकुलर जो आपके कॉन्सेप्ट के रूप में जो आपके एग्जाम चल रहे हैं, एक तो सब्जेक्ट टेस्ट और एक चलेगा रैंडम टेस्ट। तो सब्जेक्ट टेस्ट और रैंडम टेस्ट दोनों ही आप अच्छे लेवल से अटेम्प्ट करो। और दोनों जब आप अटेम्प्ट कर लोगे तो उनके क्वेश्चंस भी आप अपने नोट्स कॉपी में साथ रखा करो। ठीक है भाई? सब अच्छा चल रहा है प्रॉपरली? क्लास भी रेगुलर आया करो, क्लास में ऑफ मत किया करो। ठीक है, इस रूल्स को भी लाइफ में अपना लो कि क्लास है रेगुलर आना है। ठीक है। ओके, थैंक यू, टेक केयर।